Hello student, I am Dr. Charukha Mesra and today we are going to complete the next topic, that is metallurgical coke को बनाने के second method को आज हम करेंगे. In last lecture we discussed about the properties of good metallurgical coke हमने complete कर लिया था and beehive coke oven process अपने complete कर लिया था. Now we are doing today is a Otto Hoffman bioproduct recovery method. Otto Hoffman bioproduct recovery method हमें करना है. This is a figure of Otto Hoffman bioproduct recovery method. ये पूरा का पूरा फिगर दिखा रहा है. What is the principle of this method? Principle ये जो प्रोसेस है इसको रिकवरी मेथड क्यों कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो रिकवर ऑल द बाय प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड. हमने बीहाइव के अंदर देखा था कि जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो रिकवर नहीं किए जा रहे थे, बट इस प्रोसेस के अंदर जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे रिकवर किए जाते हैं, इसीलिए इसको बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड भी कहा जाता है. जैसे हमारे पास में कोल गैस है, अमोनिया है, ये सारे यूजफुल फ्रैक्शंस जो होते हैं, बेंजील ऑयल है, बेंजोल ऑयल, तार है, ऑल आर रिकवर्ड एंड हीट जो होती है वो भी हमारे पास में इकोनॉमिक मैनर के अंदर यूटिलाइज़ की जाती है. तो इसको हम ऑटो हॉफमैन बायोप्रोडक्ट रिकवरी मेथड बोलते हैं. What is the principle? Principle of this method. This oven works on regenerative principle of heat economy, that is utilization of the waste gases or the flue gases for heating of checker brick of work. It is energy saving, valuable byproduct are recovered and increased thermal efficiency and carbonization process. इसके सारी ये क्वालिटीज़ होती हैं. ये हीट इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे काम करता है. नाउ फर्स्ट वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन देखें हम इसका. तो इसके कंस्ट्रक्शंस के अंदर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड सिलिका रिटॉर्ट. सिलिका रिटॉर्ट जो है वो इरेक्टेड रहते हैं, साइड बाई साइड खड़े हुए रहते हैं. इनका डायमेंशंस देखें तो ये 10 to 12 मीटर लॉन्ग होते हैं, 3 to 4 मीटर टॉल होते हैं, 0.40 to 0.45 विड्थ होती है इनकी. इस सिलिका चैम्बर्स के अंदर पाउडर्ड कोल जो होता है वो लोडेड रहता है. इन सिलिका चैम्बर्स के बीच में स्पेसेस रहती हैं, स्पेसेस बिटवीन द चैम्बर फॉर फ्लो ऑफ द बर्न गैसेस जो है उनके लिए यहाँ पे स्पेसेस रहती हैं. ये हमारे पास में हीट रीजनरेटर है. जितने भी गैसेस जो यहाँ पे बनेंगे आफ्टर कंबशन, जब वो बाहर की तरफ जाएंगी, चिमनी की तरफ जाएंगी, उससे पहले यहाँ पर अपनी जितनी भी एफिशिएंट हीट है वो यहाँ पर दे के फिर बाहर जाएंगी. यहाँ पर हमारे पास में 2 इनलेट हैं और 2 आउटलेट हैं. द आउटलेट्स आर फॉर द वेस्ट गैसेस टू द चिमनी. जितनी भी वेस्ट गैसेस बनेंगी वो यहाँ चेकर ब्रेक से होती हुई चिमनी की तरफ जाएंगी और यहाँ से एयर और प्रोड्यूसर गैस को हीटिंग के लिए अंदर की तरफ डाला जाएगा. दिस इज़ अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिस ऑटो हॉफमैन ओवन का एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है. कुछ बुक्स के अंदर आपको ये वाला फिगर भी मिल सकता है. दिस इज़ अ सिमिलर, उसी तरह का फिगर है. यहाँ पे कोल को रिचार्ज किया जाता है. दीज आर द बंकर्स, कोल चार्जिंग बंकर्स हैं, यहाँ पे लगे रहते हैं. यहाँ से बायोप्रोडक्ट की रिकवरी की जाती है. दिस इज़ अ कोल तार एंड कोल गैस, यहाँ पे हमारे पास रिकवर की जाती है. ये कोक चैम्बर, यहाँ से जब कोल कोक में कन्वर्ट हो जाती है तो रैम लगा रहता है, कॉक पुशर होता है. इस कॉक पुशर से हम लोग कोक को बाहर निकाल देते हैं. तो एंड दिस इज़ द रीजनरेटर. यहाँ पे ये रीजनरेटर लगा हुआ है. दोनों ही फिगर सेम है और दोनों की वर्किंग भी सेम है. नाउ वी आर डूइंग द वर्किंग कैसे होती है ऑटो हॉफमैन्स की. तो वर्किंग के अंदर देखें, सबसे पहले फाइनली पाउडर्ड कोल जो होता है, जिसका अमाउंट मेजर कर लिया जाता है, मेजर्ड अमाउंट ऑफ कोल इज़ फीड थ्रू द चार्जिंग डोर से अंदर की तरफ डाला जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर through the hooper after they are tightly closed and closed to cut off the supply of air. And labeling of the charged coal with the help of labeling bars और पुशर और रैम साइड के साथ में की जाती है. नाउ देन बाय बर्निंग द गैस, प्रोड्यूसर गैस को बर्न किया जाता है. बाय बर्निंग द गैस द ओवन को हीट किया जाता है 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक. फॉर दिस क्लोजिंग द ओवन डोर एंड हीटिंग द ओवन फॉर 12 to 20 hours फॉर maintaining the temperature, maintaining the fuel gas temperature 1300 to 1350 degrees centigrade. The waste gases
gases और the flue gases thus obtained, जब ये बर्न हो जाएगा कोल पाउडर कोक में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास में फ्लू गैसेस वेस्ट गैसेस मिलेंगी. द फ्लू गैसेस और वेस्ट गैसेस दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन बिफोर लिविंग थ्रू द चिमनी, ये चिमनी के थ्रू जाने के पहले अपनी सेंसिबल हीट जो है वो चेकर ब्रिक को दे देंगी. द वेस्ट गैसेस और द फ्लू गैसेस thus obtained before living through the chimney give their sensible heat to the checker brickwork of a generator until the temperature of 1000 degrees centigrade is achieved, while the flue gases leave their acquired heat to the one generator. The another generator is used for preheating the incoming air. Thus the cycle is goes on. ये जो साइकिल है वो लगातार चलती रहती है. Heating is continue until all the volatile matter have escaped. After carbonization, both the doors are opened and red hot coke, इससे रेड हॉट कोक जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. रेड हॉट कोक इज पुश्ड आउट. ये सेकंड फिगर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ से हमारे पास में रेड हॉट कोक को हम पुश्ड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. नाउ आफ्टर दैट दिस प्रोसेस टेक्स 11 to 18 आवर्स. इस प्रोसेस को कोल से कोक बनने के लिए 11 to 18 आवर्स लगते हैं. द carbonization process takes 11 to 18 hours. The process takes place layer to layer. लेयर से लेयर पर होता है. लेयर टू लेयर in the coke charge starting from the two side walls. साइड वॉल से होता हुआ सेंटर पर आता है. Two side walls of the oven moving towards the center. Two side wall of the oven moving towards the center. Now when the carbonization process is over, the red hot coke is produced, which is quenched. quenching के लिए दो मात्रा काम में लिए जाते हैं. wet quenching हो सकती है, dry quenching हो सकती है. wet quenching is simply by spraying water, पानी को स्प्रे करके ठंडा कर दिया जाता है red hot cokes को. और सेकंड जो है वो dry process. This is a dry process और dry quenching is done by sending inert gases को भेजकर उनको ठंडा किया जाता है. This is all about the Otto Hoffman's process. Now यदि हम Otto Hoffman's process के अंदर देखें कि नेक्स्ट स्टेप if we discuss about the steps, क्या क्या steps होती हैं, तो as the coal is heated in oven, frying reaction takes place in the different temperature. Moisture expels out हो जाता है 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे और decomposition of coal start हो जाता है. After that at around 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब पहुँचते हैं तो जो कोल है वो प्लास्टिक मास के प्लास्टिक स्टेट पर आ जाता है. एंड फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 550 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर. द प्लास्टिसिटी जो होती है कोल की वो क्या हो जाती है, वो सीज हो जाती है. एंड द ब्लैक सेमी कोक इज प्रोड्यूस्ड हियर. आफ्टर दैट और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 600 के आसपास जब पहुंच जाता है टेम्परेचर तो सेमी कोक जो होते हैं वो डिकम्पोज विद द लॉस ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड गेट ट्रांसफर इनटू द स्टील ग्रे हार्ड कोक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. एंड इस तरह से हमारे पास में ये कंप्लीट स्टेप्स होती हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर होती हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट. अब हमारे पास में जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बने उनकी रिकवरी की जाती है. तो रिकवरी के लिए ये फिगर बताया है. यहाँ से जो हमारे पास फिगर देखा था कोक ओवन का, इसी के साथ में यहाँ पे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को. ये जो हमारे पास में यहाँ से जो गैस निकल रही है कोकोवन गैस जो निकल रही थी, ये जो गैस निकल रही है इस फिगर के अंदर, यही फर्दर हमारे पास में कोकोवन गैस जो है डिफरेंट चैम्बर से पास की जाती है रिकवरी के लिए. इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले इसके अंदर रिकवरी ऑफ अमोनिया की जाती है. कोकोवन गैस जो हमारे पास में ओटो हॉफमैन कोक से जो मिली है हमारे पास में, इसको यहाँ पे लिक्विड अमोनिया जहाँ पे स्प्रे हो रही होती है वहाँ पे इसको पास किया जाता है. तो जितना भी तार है कोल तार उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है और एक्सेस अमोनिया को जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है. आफ्टर दैट इसको नेक्स्ट चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पे वाटर का स्प्रे हो रहा होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर. तो जो एक्सेसिव अमोनिया फर्दर आगे पास हो गई है वो अमोनिया NH3 + H2O दोनों आपस में मिलकर NH4OH बना लेंगे और यहाँ पे कंडेंस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे. फर्दर जो केसेस को जब आगे पास करेंगे तो यहाँ पे चैम्बर के अंदर वाटर स्प्रे हो रहा है लो टेम्परेचर के ऊपर. लो टेम्परेचर पर वाटर स्प्रे होने की वजह से नैप्थलीन
जो है वो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगी और फर्दर गैस को जब आगे पास करेंगे ऐसे चैम्बर में जहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल वॉश स्प्रे हो रहा है तो यहाँ पे बेंजीन रुक जाएगी। लास्ट जो थिंग है हमें सेपरेट रिमूव करनी है, दैट इज़ अ सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो कोरोजन को एनहांस करता है, तो सल्फ़र को रिमूव H2S गैस को रिमूव करना है। H2S गैस को रिमूव करने के लिए हमको लास्ट में कैटालिटिक चैम्बर में डालना पड़ता है। कैटालिटिक चैम्बर जो है इस टावर के अंदर कैटलिस्ट रखा रहता है, आयरन ऑक्साइड, मोइस्ट आयरन ऑक्साइड। जब ये मोइस्ट आयरन ऑक्साइड H2S के साथ में रिएक्शन करता है तो ये Fe2O3 की जगह Fe2S3 बना लेता है और धीरे धीरे काम करते करते सारे H2S को रिमूव कर देता है। जब काम करते करते मोइस्ट आयरन ऑक्साइड जो है कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसको एयर के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे फर्दर वापस से ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को लेकर Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड बाय इन दिस लास्ट चैम्बर विल गेट द प्यूरिफाइड गैस। इससे हमें प्यूरिफाइड गैस मिल जाती है। दिस इज़ द ओल्ड रिकवरी ऑफ बायो प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट रिकवरी की जाती है। यदि एडवांटेज देखें हम इस प्रोसेस की तो एडवांटेजेस हमारे पास में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो है इस मेथड की वो ये है कि इसके अंदर जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिकवरी की जाती है। दूसरा, हीटिंग जो की जाती है वो इकोनॉमिकली की जाती है। दूसरा, लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है कार्बनाइजेशन के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ओटो हॉफमैन्स प्रोसेस। और जो हमारे पास में जो गैस मिलती है, प्योरीफाइड गैस मिलती है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 5000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ओटो हॉफमैन्स प्रोसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।